टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट मैनिक एपिसोड कि जो एक मैनिक एपिसोड है क्या चीज़ होती है, इसकी क्लासिफिकेशन है, इसके कॉज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में अपन देखते हैं कि एक मेनिया क्या चीज़ होती है। मैनिक रेफर्स टू ए सिंड्रोम इन विच द सेंट्रल फीचर आर ओवर एक्टिव, मूड चेंज विच मैनी में बी टूवर्ड एलेशन और इरिटेबली सेल्फ इम्पोर्टेंस आइडिया। इसमें क्या होता है, एक मैनिया वो कंडीशन होती है जहाँ पर पर्सन का जो भी माइंड है या फिर जो यहाँ लिखा है जैसे सेंट्रल फीचर आर ओवर एक्टिव, कि जो सेंट्रल फीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं कि पर्सन जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटीज़ करने लग जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एक मैनिक एपिसोड या मैनिया की कंडीशन अपन कहते हैं उसे। The lifetime risk of manic episode is about 0.8 to 1%. This disorder occur in episode lasting usually 3 to 4 months forward by complete recovery. कि ये जो एपिसोड होते हैं लाइफ में जो होता है पर्सन को, इसके चांसेस होते हैं 0.8 to 1% के, और ये लॉन्ग लास्टिंग जो होता है 3 से 4 मंथ के लिए रहता है। देन फिर इसके बाद में कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं इसके, अकॉर्डिंग टू ICD-10 के अकॉर्डिंग इसको किस किस टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन है F30, जिसको हम कहते हैं मैनिक एपिसोड। F32.0 है जिसमें हाइपोमेनिया की कंडीशन है, उसको काउंट करते हैं। हाइपोमेनिया वो कंडीशन है जहाँ एक मैनिक कंडीशन होने से पहले की जो कंडीशन थी, यानी कि जो एक मैनिक अटैक भी नहीं बोल सकते उसको, और एक समथिंग लाइक दैट फीचर्स या जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है F30.1 मेनिया विदाउट साइकोटिक सिंड्रोम। मेनिया जो होता है वो, इसके अंदर हम वो चीज़ को काउंट करते हैं कि जब मेनिया जो होता है वो अटैक तो आया है लेकिन जो साइकोटिक सिंड्रोम है उसके विदाउट है, जिसमें साइकोटिक सिंड्रोम जो है वो कंडीशन नहीं दिख रही है। साइकोटिक सिंड्रोम जो है मैं पहले ये जो है डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो इसमें आप देखना। नेक्स्ट है F30.2 के मेनिया विथ साइकोटिक सिंड्रोम, जिसमें जब साइकोटिक सिंड्रोम के साथ साथ मैनिक अटैक आता है उस कंडीशन को हम F30.2 में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है F30.8 अदर मैनिक एपिसोड के, अगर जो नॉर्मल मेनिया उसके अगर छोड़ के कोई अदर मैनिक एपिसोड आया है उसकी वजह से। F30.9 के मेनिया एपिसोड अनस्पेसिफाइड, कि जो मेनिया है उसको कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसका कोई स्पेसिफाइड नहीं है, उस कंडीशन को जो है F30.9 में काउंट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी इटियोलॉजी की क्या क्या कारण होते हैं कि जो एक पर्सन को मैनिक अटैक आता है। तो फर्स्ट वन इसमें है न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्ट्रक्चरल हाइपोथेसिस, कि अगर पर्सन के कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर डिफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई है, चेंजेस आए हैं, या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कंडीशन अबनॉर्मल है, तो उसमें जिसमें जैसे अपन देखते हैं कि जो भी डोपामिन सीरोटोनिन का जो लेवल होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में मेनिया में, कि जो डोपामिन सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है या कोलिनर्जिक एंड नॉन एड्रेनलिन जो है वो उनका अमाउंट जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। अगर इनका अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या मैनिक अटैक्स हैं वो आते हैं। और अगर स्ट्रक्चरल बात करें तो अगर ब्रेन की कोई स्ट्रक्चर है जो डिफेक्ट है, या फिर जैसे बच्चों की कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती है, अगर वैसा कोई सिचुएशन है तो उसके अंदर भी जो है मैनिक अटैक आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन जेनेटिक कंसंट्रेशन। जेनेटिक कंसंट्रेशन में जैसे बात करें हम तो जो ट्विंस बच्चे होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि कई बार जो होते हैं, जो ट्विंस में बताया जाता है कि उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी जो थिंकिंग्स वगैरह होती है अगर उनकी साइकोलॉजी मानी जाए तो सेम होती है। अगर एक बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट है जो आगे से चलता आ रहा है तो दूसरे बच्चे में भी डिफेक्ट पाया जाएगा। फर्स्ट डिग्री रिलेशन 5 to 10% चांसेस, कि जो फर्स्ट जो डिग्री होगा वो 5 से 10% चांसेस का ये कंडीशन रहती है।
थर्ड नंबर पे देखते हैं अपन कि साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर कि जैसे कोई अगर फैमिली फैकल्टी है या फिर फैमिली डायनेमिक कंडीशन है कि जिसमें पहले से ही कोई पेरेंट्स हैं या फिर उनके भी पेरेंट्स हैं, वहाँ से अगर कुछ चलता आ रहा है ऐसा कुछ जिनमें अगर पेरेंट्स का बिहेवियर ही ऐसा है, मैनिक बिहेवियर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेबी को भी मैनिक अटैक आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोपैथोलॉजी के। साइकोपैथोलॉजी के कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस ऐसी क्या क्या प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये जो कंडीशन है क्रिएट होती है। तो इसमें फर्स्ट वन देखते हैं, मैनिक स्टेट शो लैक ऑफ इनहिबिशन, present quietness of psychological reaction, distractibility and fight of idea. Elevation of mood is accompanied by a feeling of general well-being which in the manic stage is manifesting as lack of incidence. Abraham behavior that the manic episode may reflect an inability to tolerate a development triggered such as the loss of parents. नेक्स्ट है देखते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से जो बोले साइन और सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि पर्सन को मैनिक अटैक है। तो इसके अंदर फर्स्ट है एन एक्यूट मैनिक एपिसोड इज़ characterized by the following feature which should last for at least 1 week. Elevated expensive for irritable mood। ठीक है, इसके अंदर अपन फर्स्ट देखते हैं, इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं कि एलिवेटेड मूड इन मेनिया हैज़ 4 स्टेज डिपेंडेड ऑन द सीवियर ऑफ मैनिक एपिसोड। तो इसके अंदर फर्स्ट है यूफोरिया स्टेज। यूफोरिया स्टेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है देखते हैं, इंक्रीज सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस नॉट इन कीपिंग विथ ऑन गोइंग इवेंट। इसके अंदर जो होता है कि इस सेंसेशन जो है फिजियोलॉजिकल सेंसेशन है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं पेशेंट के, और जो क्या होता है एक हैप्पीनेस की कंडीशन अगर देखें या फिर जो पर्सन है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एक ऑन गोइंग इवेंट रहते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं एलिवेशन। एलिवेशन जो कि सेकेंड स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। की जो पर्सन की जो है साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, साथ साथ में उसका जो मूड है वो भी एलिवेटेड होता है। थर्ड स्टेज है एक्सलेशन। एक्सलेशन में देखते हैं कि थर्ड स्टेज में इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड विथ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअल। तो ये जो डिल्यूजन की कंडीशन होती है वो पर्सन के अंदर एक क्रिएट हो जाती है। डिल्यूजन क्या चीज़ होती है आगे पढ़ेंगे अपन कि एक जो पर्सन होता है उसका मूड एलिवेटेड होने के साथ साथ डिल्यूजन की कंडीशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सिस। एक्सिस जो फोर्थ स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, इंटेंस सेंस ऑफ रप्चर ऑफ और ब्लेसफुलनेस सीन इन डिलीरियस और स्टूपर मेनिया। कि एक जो स्टूपर की कंडीशन होती है, स्टूपर मेनिया की कंडीशन होती है वो क्रिएट हो जाती है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा मूड जो है वो एलिवेटेड हो जाता है, यानी पर्सन की जो हाई एक्टिविटी होती है वो करना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें एक्सपेंसिव मूड इज़ अनसेलेक्टिव इंट्रोडक्शन फॉर रिट्रैक्टिंग विथ पीपल एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। दीज में रिपीट शॉर्ट लास्टिंग शिफ्ट फ्रॉम यूफोरिया डिप्रेशन और डेंजरस। ये जो कंडीशन होती है यूफोरिया की जो कंडीशन होती है वो कई बार जो डिप्रेस होती है या फिर डेंजरस कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन को गुस्सा भी आ सकता है। सेकेंड नंबर चीज़ देखते हैं कि साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या चीज़ होता है, दिस इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी ranging from our एक्टिवनेस एंड रेस्टलेसनेस टू मैनिक एक्साइटमेंट। कि जब मैनिक अटैक होता है, जब मैनिक एक्साइटमेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि पर्सन जो है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी जो ओवर एक्टिविटी होती है वो हो जाती है, पर्सन रेस्ट नहीं कर पाता है, ओवर थिंकिंग की कंडीशन भी कई बार इसमें क्रिएट होती है। थर्ड अपन देते हैं स्पीच एंड थॉट। कि स्पीच एंड थॉट्स में क्या क्या चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं या कैसे साइन सिम्टम्स आते हैं। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, थॉट्स रेसिंग, माइंड
माइंड रिपीटेड शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, कि जो पर्सन के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं। एक जैसे जिस चीज़ को अपन कहते हैं ओवर थिंकिंग, कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है जो क्रिएट होते हैं पर्सन के अंदर। और सेकंड चीज़ है प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच में देखते हैं स्पीच इज़ फोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट इंटरप्ट, कि उसकी जो स्पीच होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक तरह से बोले तो बातूना हो जाता है पर्सन, ठीक है, उसकी अपनी बोली पे कंट्रोल नहीं होता है। यूज़ प्लेफुल लैंग्वेज विथ पुलिंग जॉक एंड स्पीच लाउडली, कि पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरह से मजाकिया टाइप में होता है और उसकी जो स्पीच है उसकी जो लाउड है वो बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर की कंडीशन क्रिएट होती है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन की कंडीशन क्रिएट होती है और डिस्ट्रक्टिबिलिटी की कंडीशन क्रिएट होती है। और अदर फीचर्स के अंदर देखते हैं अपन कि इंक्रीज सोशल एबिलिटीज़ वो इंक्रीज हो जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है पर्सन का, ठीक है। डिसइनहिबिशन की कंडीशन क्रिएट होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आगे लिखा है बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना लग जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाता है। हाइपर सेक्सुअल हो जाता है पर्सन, पुअर जजमेंट उसका अपन को दिखाई देता है। हाई रिस्क एक्टिविटी करना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है जिससे या तो खुद को हार्म पहुंच सकता है या पर्सन को अगले सामने वाले पर्सन को हार्म पहुंचा सकता है। इंक्रीज नीड ऑफ स्लीप कि जो स्लीप की नीड है वो बढ़ जाती है ओवर एक्टिविटीज़ की वजह से, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप। नेक्स्ट है डिक्रीज फूड इनटेक ड्यू टू ओवर एक्टिविटी, कि जो फूड इंटेक करने की हमारी जो कैपेसिटी होती है वो उसमें डाउन पड़ जाती है। डिक्रीज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, कि जो अटेंशन होता है पर्सन का, कि अटेंशन या कंसंट्रेशन जो होता है वो डाउन पड़ जाता है। एब्सेंट इंसाइट, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोमेनिया, कि हाइपोमेनिया की अगर कंडीशन होगी तो पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स क्रिएट होंगे, अगर इसमें देखना चाहे तो हम तो हाइपोमेनिया इज़ ए लेसर फर्स्ट डिग्री ऑफ मेनिया, कंसंट्रेशन एंड अटेंशन में बी इंटरप्ट, कि जो हाइपोमेनिया होता है वो पुअर कंडीशन होती है मेनिया की, इसके अंदर ओनली जो पर्सन का जो अटेंशन है, जो कंसंट्रेशन है वो ही इंटरप्ट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डायग्नोसिस इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, कैसे पता करें कि पर्सन को मैनिक अटैक है, मेनिया की प्रॉब्लम्स है उसको। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक यंगर मेनिया रेटिंग स्केल के थ्रू अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ICD-10 डायग्नोस्ड क्राइटेरिया। थर्ड बेस्ट ऑफ साइन एंड सिम्टम, कि जो सबसे बेस्ट है जो साइन और सिम्टम है वो ऑब्जर्व करके हम ये चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं उसको, किस तरह से इस चीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी के अंदर जो मेनिया की सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ड्रग है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है वो तो है लिथियम। तो लिथियम सोडियम जो होती है वो ड्रग्स दी जाती है पेशेंट को। इसमें मैंने अमाउंट लिखा है कि 900 से 2100 mg पर डे के अंदर उसकी अमाउंट दी जाती है। नेक्स्ट है कार्बेनिज़पिन, जो कि 600 से 800 mg पर डे में दी जाती है। नेक्स्ट है सोडियम वॉल्परेट से 600 से 2600 mg पर डे में उसको दी जाती है। और अदर ड्रग्स में है क्लोनाजेपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसका सेकंड थेरेपी देखें, कि अगर नॉन फार्माकोथेरेपी देखें तो उसके अंदर फर्स्ट वन आता है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, अगर थेरेपीज़ के अंदर पढ़ा होगा कि जो भी पर्सन को है इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो बैलेंस हो सके, वो इसलिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि साइकोसोशल ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, कि जिस से हम अपन बोलते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। तो उसमें क्या फैमिली थेरेपी और मैरिटल थेरेपी उसको दे सकते हैं, जो कि पर्सन का जो है जो एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल कर सके अपन, ठीक है। उसको ग्रुप थेरेपी की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंट्रा फेमिलियर और इंट्रा पर्सनल डिफ़िकल्टी एंड रिड्यूस द मॉडिफाइंग स्ट्रेस, जो भी उसको स्ट्रेस की कंडीशन है या फिर जो उसको रिड्यूस करने में ये साइकोसोशल ट्रीटमेंट है वो हेल्प करता है।